नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज़ भारत में। खबर मथुरा से। थाना राया क्षेत्र के रेतिया बाजार स्थित मोहल्ला गढ़ी पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मथुरा निवासी हासिम ने अपनी पुत्री निदा की शादी राया निवासी शाहरुख के साथ मार्च 2019 में पूरे रीति रिवाज के साथ की थी। इसी दौरान निदा के पास एक 3 माह का लड़का है। मृतका के पिता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दहेज का कुछ सामान न मिल पाने पर बाद में देने के लिए कह दिया गया था, लेकिन पारिवारिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के कारण सामान नहीं दे पाए, जिसके चलते निदा के ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे परेशान व प्रताड़ित किया करते थे और उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। 2 दिन पूर्व उसने फ़ोन कर ससुराल वालों से अपनी जान को खतरे में बताया था। मंगलवार को पड़ोसियों ने निदा की हालात गंभीर बताया, जिसके चलते निदा के ससुराल वालों ने उसे इलाज के लिए नैती अस्पताल ले गए और वहां से फरार हो गए। वहीं उपचार के दौरान पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं निदा के पिता के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर और जांच में जुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिम। आसिम जी, क्या हुआ था, क्या घटना हुई है? भाई मैं तो काम पे था, 14 रात शाम को 6 बजे गया था। उस मेरे दामाद का फ़ोन आया कि पापा जी मेरी दोबारा से टांग टूट गई है और मैं नेती में भर्ती हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं भी आ रहा हूँ। मैं गया अपने मामू जी के पास। मेरे मामू जी स्कूटी की चाबी दे देना मुझे, मेरा दामाद की दोबारा टांग टूट गई, मैं जा रहा हूँ। मैं कि तुझे कुछ नहीं मालूम? मेरे मामू मुझे नहीं मालूम, जो फ़ोन आया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस कुछ नहीं, तेरी बच्ची को कुछ खिला दिया है। बस भाई साहब मैं बेहोश हो गया, पर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ। थाना राया क्षेत्र के मथुरा रोड यमुना एक्सप्रेस वे अंडरपास के समीप एक 27 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव को देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ साथ एसपी देहात और क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी देहात का कहना है कि थाना राया क्षेत्र में एक अज्ञात का शव मिला है, जिसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या की गई है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ एविडेंस मिले हैं, उन्हीं एविडेंस के आधार पर जांच चल रही है। सर बता, आज जो डेड बॉडी मिली है एक्सप्रेस खंडर में, किस तरह की स्थिति है? आज प्रातः राया कट थाना राया के निकट एक डेड बॉडी मिली है। 100 अज्ञात युवक का है। इसका शिनाख्त करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। 100 का पंचायत में भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है और कुछ एविडेंस मिले हैं, उसकी फ़ोटो मिली है। इसके आधार पर शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर प्रथम दृष्टया किस तरीके का लग रहा है? प्रथम दृष्टया एक पत्थर से इनके सर पर वार किया गया है, जिससे ये घटना कारित की गई है और 100 का शिनाख्त करके शीघ्र ही विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पिछली सरकारों में जहां बिजली व्यवस्था को लेकर जनता परेशान रहती थी, वहीं प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है। जहां हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा लगातार बिजली व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और उनका यह प्रण है कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे विद्युत सप्लाई दी जाए। इसी के चलते मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में आज 5 बिजली के बड़े उपकेंद्र का उद्घाटन ऑनलाइन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें लखनऊ से ही उन्होंने ऑनलाइन आकर इस उद्घाटन समारोह में सभी बिजली विभाग के अधिकारियों एवं मथुरा के सभी विधायकों की मौजूदगी में बिजली के उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। इस समारोह में उनके द्वारा बताया गया कि
बिजली विभाग के द्वारा 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इन बिजली घरों को निर्माण प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। इस मौके पर विधायक कारिंदा सिंह के साथ साथ गोवर्धन और राधा कुंड के नगर अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी रही, जिनमें मुख्य रूप से राधा कुंड मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, महानगर अध्यक्ष समेत भाजपा के सभी सदस्य मौजूद रहे। जी बताइए, बताएं आज आपके द्वारा बहुत बड़ी सौगात या ब्रजवासियों को दी गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से दी जाएंगी? इस गोवर्धन विधानसभा में विद्युत की बहुत बड़ी समस्या थी और बिजली के तार भी गाँव में आप जा कहीं महानगर में कहीं नगर में जाओ, किसी कॉलोनी में जाओ तो आपको तार जर्जर तार दिखाई देते थे। विद्युत सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाती थी, लोड ज़्यादा रहता था। लेकिन उसके समाधान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय ऊर्जा मंत्री जी को। उन्होंने हमारी बात को ध्यान दिया और मेरे क्षेत्र में 4 आज विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण हुआ और निश्चित है इसके बनने के बाद पूरी विधानसभा में कहीं बिजली की कोई भी समस्या नहीं दिखाई देगी। अच्छा, कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं बताइए? इससे पूरी विधानसभा ही लाभान्वित होगी, क्योंकि पहले बांट दिया गया था। अब जब आप धीरे कम एरिया कम हो जाएगा तो ये 1.5 लाख करीब लोगों का उसका लाभ मिलेगा। और आज जो समस्या थी उसका निश्चित ही समाधान होता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। और उसकी A.K. चौधरी मुख्य अभियंता आगरा क्षेत्र द्वितीय का है, मथुरा और आगरा मेरे पास है। तो मैं आज इस लोकार्पण जो हमारे 5 बिजली घर का हुआ है, जिसमें लगभग 76 गांव तो सीधे लाभान्वित हुए हैं और इस बिजली घर का कुल लागत 15 करोड़ 10 लाख रुपया है। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय ऊर्जा मंत्री जी का निर्देश है कि हम मथुरा जनपद की आपूर्ति इस तरह से सुदृढ़ करें कि आगामी 5 वर्षों तक ये इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उसके अनुरूप हम लोग यहाँ पे विद्युत तंत्र का विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले इस जनपद में हम दूसरे जनपदों से बिजली आती थी, अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम दूसरे जनपद को बिजली देने की स्थिति में दे रहे हैं। 400 केवी का उपकेंद्र नहीं था, अब 400 केंद्र का एक उपकेंद्र स्थापित हो गया है, जिसका कि कुल 1130 MVA का इसकी क्षमता है। और अभी जो हमारी अधिकतम डिमांड है लगभग 650 MVA है, यानी कि हमारी इस क्षमता से करीब करीब दोगुने के 400 KVA का उपकेंद्र स्थापित हो गया। इसी प्रकार से 220 KV का मात्र एक उपकेंद्र था, जो 3 वर्षों में उसकी संख्या बढ़कर के 4 हो गई है और इसकी भी क्षमता लगभग आगामी 10 वर्षों के अनुरूप जो है, ये जो हमारी आशा है जितनी भार बढ़ेगा उसके अनुरूप हो गया है। इसी प्रकार से 132/33 उपकेंद्र हो या 33/11 के उपकेंद्र हो, सारे की क्षमता वर्तमान जो आज हमारी जो मांग है उससे लगभग दोगुना हो गया है। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ये प्रयास है कि इसी तरह की जो क्षमता है हम हर एक गांव के हर एक LT नेटवर्क, हर एक छोटे ट्रांसफार्मर का भी क्षमता इस प्रकार से स्थापित करें कि आगामी 5 वर्षों में जो मांग हमारी बढ़ेगी उसके अनुरूप वो सुदृढ़ हो, चाहे ट्रांसफार्मर के जलने की घटना हो, चाहे तार टूटने की घटना हो या जंपर जलने की घटना हो। जिस तरह से ये भी चीज़ें जो है हम इसको दिलाकरण कर पाएं, इस तरह से हम लोग विद्युत तंत्र विकसित कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आगामी गर्मियों में हम और बेहतर आपूर्ति देंगे और छोटी मोटी जो समस्या है उसको भी हम छोटे छोटे जो क्षेत्रों से जानकारी लेकर के उसको भी दूर करें। मथुरा में रोडवेज बसों के स्टीयरिंग संभालेंगी महिलाएं। कानपुर में पिकअप सेवा के तहत दी जाएगी ट्रेनिंग। 22 महिलाओं ने जताई इच्छा। मथुरा से करीब 22 महिलाओं ने चालक की नौकरी करने की इच्छा जताई। जल्द ही इन महिलाओं को ड्राइविंग के लिए कानपुर में पिकअप सेवा से ट्रेनिंग दी जाएगी। सब कुछ सही रहा तो महिलाएं रोडवेज की बसें दौड़ आती दिखाई देंगी। इसके लिए रोडवेज ने कदम बढ़ा दिया है। महिलाएं हर मामले में अव्वल रहना चाहती हैं, वह पुरुषों से अपने को कम नहीं समझती। इसके लिए हवाई जहाज सेवा से लेकर सीमा की सुरक्षा में भी यह महिलाएं आगे देखी जा रही हैं। मथुरा डिपो की बसों की स्टीयरिंग महिलाओं ने आज तक नहीं खाने पर अब महिलाओं ने रोडवेज बसों की संभालने की इच्छा जताई है।
ARM आगरा मनोज पुंडीर निर्देश पर मथुरा 2 के ARM नरेश चंद्र गुप्ता ने इन महिलाओं से बातचीत की, जिनमें से करीब 7 महिलाओं से बात हो पाई। जल्द ही इन महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा जाएगा। बस सेवा पर ट्रेनिंग देकर परफेक्ट चालक बनाया जाएगा। पहली बार मथुरा में महिलाएं रोडवेज बसों की स्टीयरिंग थामेंगी। व्हाइट रोडवेज कर्मचारी ये बताएं, जो ये शासन का आदेश आया है महिलाएं पथ चालक बनेंगी, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या है ये बहुत अच्छी बात है कि अपने प्रदेश में पहली बार शुरुआत हो रही है कि कोई लेडीज ड्राइवर की बनने जा रही हैं। शायद ऐसा अभी किसी स्टेट में हमने अभी सुना नहीं है। ये बहुत अच्छी पहल शुरू करी है योगी जी ने, और इसके लिए जो लिस्ट आई थी उसके लिए हमने बात की थी उनसे पर्टिकुलरली उनके फ़ोन पर भी, तो उनसे पूछा भी था अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन दे जाइए। फिर लेकिन जिसमें से दो महिलाओं की एप्लीकेशन आई है और अभी और बाकियों से बात जारी है, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है महिलाएं बस चलाएंगी मथुरा में? हाँ चलाएंगी, क्यों नहीं चलाएंगी। जब बॉर्डर तक जा सकती है तो बस भी चला सकती हैं, होगा ये संभव। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के दिशा निर्देशानुसार थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में गोवर्धन पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर गांडोली रोड के पास देवसेरस बम्बा रोड से मैं असलाह सहित 5 युवकों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी 5 युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। डीग रोड के पास देवसेरस बम्बा पर खड़े हैं, जिन्हें पुलिस ने सजगता के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों के नाम सालिम पुत्र रहीमुद्दीन निवासी सिंघार थाना पुन्हाना जिला नूह हरियाणा शहरू पुत्र फतेह मोहम्मद शकील पुत्र उमर मोहम्मद जलीस पुत्र इन्नास राहुल पुत्र यूनुस खान निवासी गढ़ ग्राम लालपुर थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध तमंचा 315 बोर, 1 पोनिया 315 बोर व 6 जिंदा कारतूस 315 बोर आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए 5 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा आज गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में 5 बिजली घरों की लोकार्पण की गई और उसकी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। बिजली का निर्माण में खर्च हुई धनराशि को भी प्रेस विज्ञप्ति में पूरी तरह खोला गया। लेकिन एक तरफ गोवर्धन क्षेत्र के विधायक जिस बिजली घर का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं एक बिजली घर में ऐसा भी व्यक्ति था जिसका पेमेंट तक नहीं हुआ और बिजली घर का उद्घाटन हो गया। मामला कुछ इस तरह सामने आया कि बिजली विभाग के द्वारा एक कंपनी को बिजली घर का निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जिसे लेकर उस कंपनी ने भी किसी अन्य कंपनी को ठेका दे दिया और अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हो गई जब उस कंपनी ने भी एक प्राइवेट ठेकेदार धर्मेंद्र चौधरी, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं, को ठेका दे दिया। ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि उन पर 6,80,000 का पेमेंट बाकी है, जिसे लेकर हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आपका? मैं धर्मेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आपकी पूरी? मैंने ये राधाकुंड पर जो बिजली घर बना था, MS कॉन्ट्रैक्टर ओम चौधरी से PT पे कॉन्टैक्ट लिया था जी। उसने काम पूरा करा लिया, अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट हो गया आपका? 6,80,000 का मेरा काम बैठा था, जिसमें से 82,000 रुपये मेरे लड़के के अकाउंट में, जो मेरा सुपरवाइजर था, उसके अकाउंट में आए हैं। बाकी कोई पेमेंट उसने अभी तक नहीं किया है। क्या कहते हैं वो? बोलता करूँगा और चोरी का इल्ज़ाम लगाता हमारी लेबर के ऊपर। तो 6 ड्रम यहाँ से तार, गाड़ी नंबर हमारे पास तो सब कुछ है, 6 ड्रम तार यहाँ से लेकर के आलू की गाड़ी में दबा करके ले गया था ये दिसंबर महीने में, और जा करके उसने दिल्ली बेचा था। अच्छा, ये इसी उपकेंद्र का मामला है? हाँ, और उसी चोरी का इल्जाम हमारी लेबर के ऊपर लगा करके, और वो पेमेंट नहीं कर रहा है अभी तक। तो फिर आपने इसके बारे में बड़े अधिकारी को शिकायत की? फिर मैं सभी अधिकारियों को शिकायत कर चुका हूँ। उसके नाम पर एक रजिस्ट्री एप्लीकेशन यहाँ भी दिया है, प्रार्थना पट चौकी में, राधाकुंड चौकी में। अच्छा, आज भी आपने विधायक जी के सामने अधिकारियों से बात किया, क्या कह दिया गया उनके द्वारा? विधायक जी को भी मैंने यहाँ बताया था, जो उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि आगे कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, वो करेंगे। अभी तक इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं निकला है।
अनिश्चितकालीन धरना खत्म कराने के लिए डीएम ने धननगर समाज के लोगों के साथ की बैठक में नहीं निकला कोई निष्कर्ष। धरना निरंतर रहेगा जारी, संगठन के पदाधिकारियों ने दी जानकारी। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय धननगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धननगर के नेतृत्व में धननगर समाज के लोगों का अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और तहसीलदार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि जब मुख्यमंत्री ने धननगर समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश जारी कर दिया है तो मथुरा प्रशासन और तहसीलदार आखिरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे हैं। इसलिए हम जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। डीएम साहब ने हमें बुलाया था, कल ही टाइम फिक्स हो गया था 11 बजे, लगभग 12 बजे हम पहुंचे थे और बाहर डीएम साहब से बाहर थे, अधिकारी भी थे, एसपी थे, डीएम साहब थे, एडीएम साहब प्रशासन थे, एसडीएम थे, तहसीलदार थे और भी थे। लेकिन वार्ता चली और जहाँ से चली थी जब एडीएम प्रशासन ने ऑर्डर कर दिया सर्टिफिकेट बनाने का तो हमें हमने कहा कंप्रोमाइज करिए कि वो तहसीलदार मना कर रहा है, उसे नौकरी का डर है, कोई बात हो गई नौकरी का डर है तो घर जाओ। और अब नौकरी का डर नहीं रहेगा कि हम जब आंदोलन करेंगे तब भी हम जब तक तहसीलदार को जब तक हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करा रहे तब भी नहीं। सर्टिफिकेट बनवाने में या तो इन्होंने मोटी रकम लंबी रकम जाटवों से ले ली है या बीएसपी से संबंध है इनका कहीं, नहीं तो तहसीलदार को इतनी हरदर्मता नहीं करनी चाहिए थी। क्या रहा था आगे में? लास्ट में रिजल्ट 0 रहा और ये तय हुआ कि इतवार को 11 बजे, इतवार के दिन 11 बजे यहाँ पुनः डीएम साहब की देख रेख की मध्यस्थता में पुनः बैठक होगी। रणनीति अब आपकी? हमारा आंदोलन जारी है, तब तक सर्टिफिकेट नहीं बन जाएंगे आंदोलन जारी रहेगा।